हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड और इससे रिलेटेड जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनते हैं लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, भावना एजुकेशन डायरी। और अगर आपको हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उन सभी मॉड्यूल्स की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आप बाकी हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर जो भी है आप उसे लिख लीजिए ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सकें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इको मार्क? इको मार्क क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्कीम फॉर लेबलिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लगता है? ऑप्शन बी, अ स्कीम फॉर लेबलिंग पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल। तो जो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल होते हैं क्या उनको लेबल प्रोवाइड कराने के लिए दिया जाता है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं। ऑप्शन सी जो है, अ कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन टेक्निक। तो इसके लिए है जो टेक्निक्स होती हैं कोस्ट इफेक्टिव यानी जो अमाउंट से रिलेटेड होती हैं। ऑप्शन डी, एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन इको फ्रेंडली बिल्डिंग। तो इको फ्रेंडली बिल्डिंग से रिलेटेड जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होते हैं उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, जो पॉल्यूशन फ्री यानी जिन चीज़ों में प्रदूषण नहीं होता उन सभी इंडस्ट्रियल चीज़ों को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यहाँ पे इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है यानी पॉल्यूशन फ्री। तो इसको आपको एनवायरनमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, इको मार्क पॉल्यूशन फ्री चीज़ों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड लीगल और फैक्ट प्रिंसिपल वाला है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है कि विलफुल रश ड्राइविंग इज़ एन ऑफेंस। तो अगर आप विलफुल अपनी मर्जी से रश ड्राइविंग करते हो तो वो एक अपराध है। अगर आपने लीगल फैक्ट प्रिंसिपल को कैसे सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसके फैक्ट क्या है कि मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद मिस्टर तिवारी जो हैं वो अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। पुलिस बुक्स हिम फॉर विलफुल नेग्लिजेंस ड्राइविंग। और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है इसलिए क्योंकि इस वजह से कि पुलिस को लगता है कि वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, वो भी विलफुल यानी अपनी मर्जी से। तो पुलिस का ये जो एक्ट होता है क्या ये लॉफुल है? तो अगर हम इसमें पहले येस वाले कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि पुलिस इस ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग इसमें जो पुलिस का एक्ट है वो लॉफुल है क्योंकि मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग रशली। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ मेंशन है वाज ड्राइविंग हिज कार। तो यहाँ पे रश की बात नहीं हो रही है, इसीलिए नो वाला ऑप्शन कट। और इसमें जो येस वाला ऑप्शन कट, येस वाला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिकॉज द पुलिस हैज़ द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग रशली। तो यहाँ पे पुलिस के पास पावर है लेकिन यहाँ पे रश ड्राइविंग नहीं है। तो और यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो रश ड्राइविंग की बात कर रहा है, फैक्ट में रश ड्राइविंग नहीं है। तो अब हम नो वाले ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नेग्लिजेंट एक्ट, ये नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे। फैक्ट प्रिंसिपल में हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है आप उसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है, नो बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रशली। बिल्कुल ठीक बात है, ही वॉज ड्रंक वाइल ड्राइविंग। तो वो यहाँ पे वो ड्रिंक करके तो चला रहा था बट उनका एक्ट जो है वो यहाँ पे रशली नहीं था। तो इसीलिए पुलिस की कोई यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है कि वो उन्हें क्या कर सके, वो उन्हें पकड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स। यहाँ पे फिजिकल इंटरफेरेंस हो रही है विद गुड्स इन समबडीज पोजीशन। जब आप किसी के पोजीशन में इंटरफेयर करते हो फिजिकली विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रेसपास। ये ट्रेसपास की बात हो रही है। ट्रेसपास के एलिमेंट भी इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा ट्रेसपास है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। जेट परचेज अ कार फ्रॉम अ पर्सन हु हैड नो टाइटल टू इट एंड सेंड इट टू अ
गैरेज फॉर रिपेयर। जेड एक कार परचेज करता है और जिसके पास उसका टाइटल नहीं होता और वो उसे क्या कर देता है, गैरेज में रिपेयर के लिए भेज देता है। एक्स बिलीविंग रॉन्गली दैट द कार वाज हीज रिमूव्ड इट फ्रॉम द गैरेज, और एक्स को ये लगता है कि ये कार उसकी है और उसको वो क्या कर लेता है, गैरेज से रिमूव कर देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स, वो उन केसेस में देखते हैं जिनमें वो लाइबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, एक्स कांट बी हेल्ड लाइबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स एज ही वाज अंडर अ रॉन्ग बिलीफ। भाई ऐसे तो आप किसी की कोई भी चीज़ उठा लोगे और डिफेंस ले लोगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सी क्या है, एक्स हैज़ नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग। अगर आपको कोई चीज़ आपकी जैसे दिख रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपकी हो, इसीलिए वो गलत है। तो सही ऑप्शन जो आपका है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक्स यहाँ पे लाइबल है क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसकी जैसी कार है, लेकिन उसको रिमूव कर लिया उसने, जो कि यहाँ पे जेड ने परचेज करी थी। तो वो जेड के पोजीशन में थी, जेड की थी। एक्स ने फिजिकल इंटरफेरेंस किया जेड की प्रॉपर्टी पर, और एक्स ने ये जो किया ये विदाउट लॉफुल था, तो इसीलिए ट्रेसपास के लिए वो लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल कह रहा है, मे साइलेंस एज टू द फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड unless the circumstances of the case are such that on close examination is found to be the duty of person keeping silent to speak or unless is silent in itself equivalent to speech। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइलेंट जो है, जो आप किसी चीज़ के प्रति साइलेंट दिखाते हो तो आपकी हाँ में देखी जाएगी। तो यहाँ पे ये हाँ में देखी जाएगी या ना में देखी जाएगी, इस चीज़ में देखना है कि जहाँ पे अब साइलेंट की बात हो रही है उस फैक्ट के रिगार्डिंग, और जो पर्सन उसके बारे में पूछ रहा है और वो उसके साइलेंट के बेस पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो वो ये क्या नहीं माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तब तक फ्रॉड नहीं माना जाएगा जब तक क्लॉज एग्जामिनेशन ना हो जाए उस पर्सन के साइलेंस का, कि वो उस पर्सन के साइलेंस का क्या मतलब निकाल रहा है, जब तक वो खुद से नहीं कह देता। तो इसके फैक्ट क्या हैं कि एक्स सेल्स बाय ऑक्शन, एक्स जो है वो सेल करता है ऑक्शन में वाई को, एक हॉर्स सेल करता है, और एक्स जो है ये जानता है कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड माइंड है, और यहाँ पे एक्स कुछ नहीं कहता, और वाई जो है वो क्या सोचता है, वाई अबाउट द हॉर्स अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, और यहाँ पे आपको बताना है। तो ये पूरा जो फैक्ट है ये है कि एक्स ने जो है एक ऑक्शन में हॉर्स बेचा वाई को, और वाई जो है एक्स वाई इस बात को नहीं जानता कि एक्स जो है अनसाउंड माइंड है, और एक्स इस बात को जानता है और एक्स इस बात को बताता नहीं है वाई को। तो यहाँ पे अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पे पहले हम फैक्ट को देखेंगे कि एक्स लाइबल होगा या नहीं होगा। तो एक्स ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, तो फैक्ट के हिसाब से यहाँ पे मेयर साइलेंस की बात हो रही है, अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो ये फ्रॉड में नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो येस वाले ऑप्शंस तो आपके कट हो ही जाते हैं। अब इसमें सी और डी में से हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्स कांट बी लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट से एनीथिंग। बिल्कुल आपको फैक्ट पर, प्रिंसिपल पर जाना है, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा पॉजिटिव अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ हॉर्स, उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर वो ये कह देता कि वो साउंड माइंड है तो ही यहाँ पे जो होता वो उसके लिए लाइबल होता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा इसलिए वो लाइबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। एक बार हम डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में किसकी बात कर रहा है कि बिकॉज इट इज़ द बायर हु मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग। देखो ये ऑप्शन जो है जनरली ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है हम इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। जब इस बारे में कुछ नहीं कह रहा तो उसे छोड़ दो। Next question is, Mr. Ramu, a government teacher, was ordered to vacate his job as he did not enroll for advanced teaching course by the school. Mr. Ramu appealed in the High Court, citing injustice but of not success. What provision Mr. Ramu is entitled to pertaining to the passage? तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये स्क्रैप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which landmark case the court held that acid victims must be paid compensation? तो एसिड विक्टिम को कंपनसेशन के लिए कोर्ट ने कौन से केस में कहा कि एसिड विक्टिम को कंपनसेशन ग्रांट किया जाएगा? तो ये जो है ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है। नेक्स्ट केस इज
विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नॉन एज द मंडल केस, किस कॉन्स्टिट्यूशनल केस को मंडल केस जो है वो कहा जाता है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को मंडल केस भी कहा जाता है। तो यहाँ से मंडल कमीशन भी आया था जिसमें यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई थी 27%, और ये भी था कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी जो है 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो EWS का 10% रिजर्वेशन आया है वो टोटल 100% जो है, अगर जैसे गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें टोटल सीट्स की बियॉन्ड इनको 10% दी जाएगी, तो इसके अंदर में नहीं है, इसीलिए 10% जो 50% रिजर्वेशन के बियॉन्ड नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे द लॉ रिलेटिंग टू प्रिजनर ऑफ वार हैज़ बीन कॉडिफाइड बाय, जैसे कि इस साल अब नेक्स्ट ईयर हमने प्रीवियस ईयर देखा था कि यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था इसमें एक जो प्रिजनर को पाकिस्तान ने रख लिया था उसको, और उसके बाद यहाँ पे जो है उन्हें किस पॉलिसी के थ्रू उसको छोड़ा गया था। तो यहाँ पे ये जो है जेनेवा कन्वेंशंस की वजह से अगर दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है तो यहाँ पे किसी भी जो कोई किसी पर्सन को प्रिजन बना के नहीं रख सकती है कोई कंट्री, उसको उसे छोड़ना ही पड़ेगा किसी आर्मी मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट लॉ जो है वो कौन सा है? वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो नॉन एज, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को क्या किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नॉमिनल सम गिवन एज अ टोकन फॉर स्ट्राइकिंग अ सेल इज कॉल्ड, जो नॉमिनल सम होता है गिवन एज अ टोकन ऑफ स्ट्राइकिंग अ सेल, टोकन ऑफ स्ट्राइकिंग अ सेल के तौर पे जो नॉर्मल सम दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ये डोरियन कप एक्ट की बात कर रहा है। अब इसमें फैक्ट क्या कह रहे हैं कि एक चाइल्ड है जो 1 जनवरी 2005 को बॉर्न हुआ है, उसने जो है किल अनदर चाइल्ड बी को यहाँ पे 30 दिसंबर 2011 को क्या कर दिया है? वो मार दिया है। तो क्या वो उसके लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है वो 7 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वो 7 साल का पूरा हुआ है या 7 साल का पूरा नहीं हुआ है? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, सबसे पहले तो अभी वो 7 साल का पूरा नहीं हुआ तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो नो वाले यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर है। तो आप यस वाला तो इसमें से कट कर सकते हैं, बट सारे ऑप्शंस को देखना ज़रूरी है। ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस फॉर ऑन द डेट ऑफ किलिंग बी, ए वॉज माइनर, तो यहाँ पे इसकी माइनर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे एज की डायरेक्ट बात हो रही है। तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपको वही चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death commits culpable homicide punishable under the Indian Penal Code, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट करता है डेथ के लिए, जो ऐसा एक्ट करता है जिससे डेथ होती है इंटेंशन के साथ, और उसकी जो इंटेंशन थी वो भी डेथ की थी, उसे यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड देखा जाएगा। और कल्पेबल होमिसाइड ये पनिशेबल किसके अंदर है? ये IPC के अंदर पनिशेबल है। तो यहाँ पे अब हम इसके फैक्ट देखते हैं। जो बंदीपुर इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर इन हंटिंग इज़ टोटली फॉरबिडन, तो यहाँ पे बंदीपुर में जो हंटिंग है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। कन्नर पोचर स्टिल्थिंग एंटर दिस एरिया एंड ही शॉट एट अ डियर, और यहाँ पे जो कन्नन है वो आता है और उस डियर को जो है शूट कर देता है, और वो टारगेट को मिस कर जाता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ पे वो गन लग जाती है, और जिसको यहाँ पे कन्नन ने देखा नहीं होता, कन्नन हैड नॉट सीन, तो फॉरेस्ट गार्ड जो है वो तुरंत मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कि क्या वो लाइबल होगा या नहीं लाइबल होगा। तो ऑप्शन ए जो है कन्नन इज़ लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन बी कन्नन इज़ नॉट लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्लियरली ये दिखा रहा है कि उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, तो यहाँ पे कन्नन इज़ नॉट लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, इंग्रेडिएंट्स आप इसमें मैच कीजिए, इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स सारे सफिशिएंट हैं तो आप बिल्कुल इस पर जाइए, अगर इसमें एक भी इंग्रेडिएंट मिस है तो यहाँ पे वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन लाइबल हैं, एक ऑप्शन लाइबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद अ स्टैट्यूटरी
ड्यूटी ऑफ लाइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्यूट फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे चलते हैं जो एडवोकेट्स को यहाँ पे एज एक लाइसेंस की तरह प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, only parliament or state legislature have the authority to enact law on their own. No law made by the state can take away a person's fundamental right. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को क्या करे, वो इन्फ्रिक्ट करे, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। और इसके साथ ही यहाँ पे ये भी है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सके, रूल बना सके। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, आप देखोगे अपोजिट चल रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, पार्लियामेंट इनेक्ट अ लॉ, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया विच अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। किनके लिए बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो लॉयर्स का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रेडर को वायलेट कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स फाइल अ रिट पिटिशन, एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यू। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो हमारे स्टेट्यूट्स हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए और वो रिलीफ की डिमांड करते हैं, रिलीफ टू क्वेश्चन द स्टेट्यू एंड फर्दर डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ न्यू लॉ। और यहाँ पे पार्लियामेंट को न्यू लॉ बनाने के लिए वो कहते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ये हैं, नो रिट वुड लाई अगेंस्ट पार्लियामेंट एज द कोर्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट और री इनेक्ट लॉ। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो नो की तो इसमें यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन बी या सी देखते हैं। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि द कोर्ट कैन क्वेश्चन एग्जिस्टिंग लॉ इफ़ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। बट यहाँ पे अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, बट यहाँ पे कोर्ट इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप लॉ बनाओ। तो ऑप्शन सी हम देखते हैं, द कोर्ट कैन क्वेश्चन द एक्सिस्टिंग लॉ इफ द वायलेट्स फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। बट कान डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ, कोर्ट बिल्कुल भी पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आप इसके रिगार्डिंग लॉ बनाओ। हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट। So that's all from my side and don't forget to subscribe my channel. Thank you.